हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊँगी मीडिया लॉज एंड एथिक्स पे, जो कि यूनिट 6 है आपका यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सिलेबस का। तो इस वीडियो में हम मीडिया लॉज एंड एथिक्स पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। सो लेट्स बिगिन। Now the question first is, which article of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression? So the answer is Article 19(1)(a). जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, आर्टिकल 19(1)(a जो है, इट डील्स विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक इंडियन डेमोक्रेसी का फंडामेंटल पिलर है। इसका मतलब है कि सिटीजन्स को अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का अधिकार है। जर्नलिस्ट, राइटर्स, फिल्म मेकर्स और कॉमन सिटीजन सब इसी राइट को यूज़ करते हैं। देन ये जो आर्टिकल 19(1) है, ये आपको बोलने की फ्रीडम देता है, लिखने की फ्रीडम देता है, पब्लिश करने की फ्रीडम देता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की फ्रीडम देता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की भी फ्रीडम देता है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी ऑप्शंस। वहीं अगर मैं आपको आर्टिकल 14 का बताऊं, इट डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ, लाइक सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। आर्टिकल 21(a) जो है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे बेस्ड है। आर्टिकल 32 जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पे बेस्ड है। फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, तो वो सही आंसर है आर्टिकल 19(1)(a, बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, now question number 2 is, the Indian constitution was adopted and it was adopted on 26th November 1949. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डेट्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है। सो एग्ज़ाम में अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है कि लाइक 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था, तो इसी दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स हुआ था। ओके, सो इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक बना इस दिन, एंड इसीलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं 15 अगस्त 1947 की बात की जाए, ये इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इस दिन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ओके, सो ये डेट्स आपको याद रखनी है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था अडॉप्ट कब हुआ था, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ये आपको याद रखना है। Now we'll move to the question number 3rd. तो question 3rd है, freedom of press in India is derived from which provision? It was derived from article 19(1)(a. ओके, क्योंकि बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस फ्रीडम के लिए एक सेपरेट आर्टिकल होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम के लिए कोई सेपरेट आर्टिकल नहीं है। ओके, देन प्रेस फ्रीडम कहाँ से आती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि प्रेस फ्रीडम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, इसलिए प्रेस फ्रीडम डिराइव होती है। सो आर्टिकल 19(1)(a क्यों इंपॉर्टेंट है जर्नलिस्ट के लिए? क्योंकि इसी आर्टिकल की वजह से मीडिया न्यूज़ पब्लिश कर सकता है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकता है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकता है, एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकता है। ओके, सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे, जैसे कि रोमेश थापर केस 1950 एंड ब्रिजभूषण केस 1950। इन केसेस ने प्रेस फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी थी। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. Sedition under IPC is defined in section. So it is defined in section of IPC 124(a. Okay, so sedition का मतलब जर्नलिस्ट स्टेट के अगेंस्ट हेट्रेड या डिसअफेक्शन क्रिएट करना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म को सेडिशन समझ लेते हैं। ओके, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन की बात करें तो अगर फेमस केदारनाथ सिंह केस 1962 की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अलाउड है। ठीक है, डिसेंट अलाउड है, प्रोटेस्ट अलाउड है, सिर्फ वायलेंस के लिए प्रोवोक करना अलाउड नहीं है। ओके, सो आर्टिकल 124(a ये सेडिशन से रिलेटेड है, 499 डिफेमेशन से है, 292 ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड है, 153(a प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस हैं आईपीसी के जो अलग अलग चीज़ों के साथ डील करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th. So the question 5th is, IPC section 499 to 502 deals with defamation.
सो डिफेमेशन का मतलब है कि किसी इंसान की रेपुटेशन को हार्म करना, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी की सोशल इमेज को डैमेज करे तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। सो जैसे सेक्शंस हैं इसमें 499 हो गया डेफिनेशन ऑफ द डिफेमेशन, 500 इज़ द पनिशमेंट, 501 इज़ द प्रिंटिंग डिफेमेटरी मैटर एंड 502 इज़ द सेलिंग डिफेमेटरी मटीरियल। ठीक है, लेट्स सपोज अगर न्यूज़पेपर किसी पर्सन के बारे में फॉल्स करप्शन स्टोरी पब्लिश कर दे और उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाए तो डिफेमेशन का केस जो है वो बन सकता है। सो दो तरह की होती हैं, लाइबल दैट इज़ द रिटन डेफेमेशन एंड स्लैंडर दैट इज़ द स्पोकन डेफेमेशन। सो एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि डेफेमेशन के कितने सेक्शंस होते हैं एंड कौन सा सेक्शन पर्टिकुलर किस चीज़ को रेफर करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन 6 इज विच टेस्ट वॉज लेड डाउन इन द इंग्लिश केस हाइक्लिन 1868 बाय ऑब्सैनिटी। सो ऑब्सैनिटी डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट्स अलग अलग टेस्ट यूज़ करती है। सबसे पुराना टेस्ट है हिकलिन टेस्ट। सो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी कंटेंट को इस बेसिस पर जज किया जा सकता था कि क्या ये वल्नरेबल या इमेच्योर माइंड्स को करप्ट कर सकता है या नहीं। ओके, सो हिकलिन टेस्ट दिया गया था 1868 में। ठीक है, अब अगर आपको जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर कंटेंट का कुछ पार्ट कभी चिल्ड्रन या सेंसिटिव पर्सन को नेगेटिवली अफेक्ट करे तो पूरी पब्लिकेशन ऑब्सीन मानी जाती है। ठीक है, अब ये टेस्ट जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट था, इसलिए बाद में यूएस ने मिलर टेस्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो हिकलिन टेस्ट कब आया था 1868 में एंड मिलर टेस्ट आया था 1973 में। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question 7th. So question 7th is the Miller test for obscenity was established by the US Supreme Court in 1973. ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था। ठीक है, सो मिलर टेस्ट क्या दिखाता है कि कोर्ट 3 चीज़ें इवेलुएट करती है। पहला कम्युनिटी स्टैंडर्ड, सेकंड ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट एंड थर्ड लिटरेरी, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक वैल्यू। सो अगर कंटेंट में अगर सीरियस आर्टिस्टिक या एजुकेशनल वैल्यू है तो उससे ऑटोमेटिकली ऑब्सीन नहीं माना जाएगा। ओके, सो हिकलिन का टेस्ट कब आया था 1868 में एंड मिलर का 1973 में। नाउ द क्वेश्चन 8th इज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इन इंडिया वाज इनैक्टेड इन 1923। ओके, सो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ है। इसका मेन पर्पस होता है सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो इस लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन, डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। सो जर्नलिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इस एक्ट की। सो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते वक्त जर्नलिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इलीगली पब्लिश ना हो जाए। सो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब इनैक्ट हुआ था इंडिया में, इट इनैक्टेड इन 1923. So the question 9th is the Contempt of Courts Act was passed in, it was passed in 1971. ओके, सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पर्पस जुडिशरी की डिग्निटी और अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। सो इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे कि सिविल कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑर्डर की विलफुल डिसोबीडियंस, देन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करना। सो एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि जजेस को स्कैंडलाइज करना, जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करना, पेंडिंग केसेस को इन्फ्लुएंस करना। ओके, सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट कब आया था 1971 में। Then the question number 10th is Press and Registration of Books Act was enacted in, it was enacted in 1867. So ये इंडिया का सबसे पुराना मीडिया लॉज में से एक है। इस एक्ट का पर्पस था कि प्रिंटिंग प्रेसेस को रेगुलेट करना, न्यूज़पेपर्स को रजिस्टर करना, पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। एंड ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता रहे कि न्यूज़पेपर का ओनर, एडिटर और प्रिंटर कौन है। ओके, सो कब इनैक्ट हुआ था आपका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, इट वॉज इनैक्टेड इन 1867. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द क्वेश्चन 11th is the Right to Information Act came into force in, so it came into force in 2005. okay, सो आरटीआई एक्ट को इंडियन डेमोक्रेसी का एक रेवोल्यूशनरी लॉ माना जाता है। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड इस लॉ ने सिटीजन्स को गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार दिया है। एंड आरटीआई का मेन पर्पस है गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। सो आरटीआई जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सबसे पावरफुल टूल है एंड बहुत सारे करप्शन स्कैम्स आरटीआई के थ्रू एक्सपोज किए जाते हैं। ओके, सो आरटीआई एक्ट पास किया गया था 15 जून 2005 को और एंड एनफोर्स किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th. Question number 12 is under RTA Act 2005. Information must be provided within
30 डेज। ओके, सो RTI फाइल करने के बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। सो नॉर्मली मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 डेज। ओके, सो ये UGC नेट का एक बहुत फेवरेट MCQ है। एंड स्पेशल केसेस लाइफ एंड लिबर्टी में अगर लाइक किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर हो तो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है। अगर किसी थर्ड पार्टी का इशू इन्वॉल्व हो तो 40 डेज तक का टाइम मिल सकता है। सो नॉर्मल RTI टेक्स 30 डेज, लाइफ एंड लिबर्टी बेस्ड RTI टेक 48 आवर्स एंड थर्ड पार्टी बेस्ड RTI टेक्स 40 डेज। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13th। Question number 13th is Copyright Act in India was enacted in 1957. सो कॉपीराइट जो होता है क्रिएटिव वर्क्स को लीगल प्रोटेक्शन देता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप कोई ओरिजिनल वर्क क्रिएट करते हैं तो लॉ आपके इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो कॉपीराइट किस किस चीज़ से मिलता है? बुक्स के ऊपर आर्टिकल्स, पोइम, सॉन्ग्स, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, इन सब पे आपको कॉपीराइट मिलता है। सो जर्नलिस्ट, राइटर्स, फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स सब कॉपीराइट लॉ से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कॉपीराइट एक्ट को कई बार अमेंड भी किया गया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी 2012 में। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर अ लिटरेरी वर्क इन इंडिया इज अ लाइफ प्लस 60 ईयर्स। ओके, सो ये क्वेश्चन हर साल लगभग किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। सो इंडिया में कॉपीराइट ऑथर्स लाइफ टाइम तक रहता है। ऑथर की डेथ के बाद 60 ईयर्स तक प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहती है। अब जैसे हम आपको एग्जांपल दूँ, लाइक अगर किसी राइटर की डेथ 2025 में होती है तो उसके बाद उसके वर्क का कॉपीराइट 2085 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, सो इंडिया में लाइफ प्लस 30 ईयर, वहीं अगर US और यूरोप की बात करें तो इट इज़ लाइफ प्लस 70 ईयर्स। सो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15 is the Cable Television Network Regulation Act was enacted in 1995. So 1990s में इंडिया में केबल टेलीविजन का रैपिड एक्सपेंशन हुआ था। सो केबल चैनल्स की मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 इंट्रोड्यूस किया था। एंड इस एक्ट का पर्पस था कि केबल ऑपरेटर्स को रेगुलेट करना, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाना, प्रोग्राम कोड इन्फोर्स करना, एडवर्टाइजमेंट कोड इन्फोर्स करना। ओके, सो प्रोग्राम कोड जो होते थे, टीवी पर ऐसा कंटेंट नहीं दिखाया जाता था जो कि वायलेंस प्रमोट करता है, कम्युनल हेट्रेड फैलाता है, नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करता है। ओके, सो केबल टेलीविजन एक्ट कब आया था? ये आया था आपका 1995 में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2000। ओके, सो जो इंटरनेट की डेवलपमेंट के बाद इंडिया को साइबर लॉस की ज़रूरत पड़ी, इसलिए गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया था। एंड IT एक्ट किस चीज़ को डील करता है? साइबर क्राइम को डील करता है, हैकिंग को, ई-कॉमर्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को, ऑनलाइन फ्रॉड को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। ओके, सो सेक्शन 66A जो है इस एक्ट का, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीडिया? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिजिटल जर्नलिज्म, ऑनलाइन पब्लिशिंग एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये सब IT एक्ट से लिंक्ड हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन 17th इज द सिनेमेटोग्राफ एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1952। ओके, सो फिल्म का सर्टिफिकेशन रेगुलेशन इंडिया में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के थ्रू होता है। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये मूवी को सर्टिफिकेट देती है कि दिस इज़ अ यूनिवर्सल वॉचिंग मूवी, या पेरेंटल गाइडेंस के अंदर देखनी है या डल्स के अंदर देखनी है। ठीक है, तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले सर्टिफिकेशन लेना कंपल्सरी है। सो सिनेमेटोग्राफ एक्ट कब आया था? 1952 में। Now the question 18th is the Press Council of India was established under which act? It was established under Press Council Act 1978. Okay, so Press Council of India को प्रिंट मीडिया का वॉचडॉग माना जाता है। इसका मेन पर्पस है प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, जर्नलिस्ट एथिक्स को मेंटेन करना और कंप्लेंट्स को हैंडल करना। ठीक है, जो जैसे कि इमरजेंसी 1975 के दौरान प्रेस काउंसिल डिसॉल्व कर गया था, लेकिन बाद में प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के थ्रू दोबारा एस्टैब्लिश इसको किया गया था। Now we will move to the next slide. Which section of IPC deals with obscenity? ठीक है, so section 292 to 94 deals with the obscenity. So obscenity का मतलब ऐसा कंटेंट जो पब्लिक मॉरलिटी और डिसेंसी को हार्म करे। एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं इसके, सेक्शन 292 ऑब्सीन बुक्स और मटेरियल की सेल
सो सेक्शन 293 है ऑब्सीन मटेरियल माइनर्स को भेजना। सेक्शन 294 है पब्लिक स्पेस पर ऑब्सीन एक्ट्स का यहाँ सॉन्ग, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको पूछ जा सकती हैं। सो 292 से 294 जो है ये केस के डील करता है ऑब्सैनिटी से, 499 से 502 किसे डील करता है डिफेमेशन से, एंड 124 है किसे डील करता है सिडेशन से। Now we will move to the next question, that is the question 20th. The Indecent Representation of Women Prohibition Act was enacted in, so it was enacted in 1986. ओके, सो ये एक्ट वुमेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, एंड इसका पर्पस था एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिकेशन और मीडिया कंटेंट में वुमेन को वल्गर या डिग्रेडिंग मैनर में पोर्ट्रे करने से रोकना। ओके, सो इट अप्लाइज टू एडवर्टाइजमेंट्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, बुक्स, पेंटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज मीडिया सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई या इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So question number 21st is Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act was enacted in. It was enacted in 1989. सो स्टूडेंट्स ये एक्ट सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मीडिया एथिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस एक्ट का मेन पर्पस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड जर्नलिस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कास्ट रिलेटेड इश्यूज रिपोर्ट किए जाते हैं तब जर्नलिस्ट को सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, विक्टिम की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए एंड सेंसेशनलिज्म को अवॉइड करना चाहिए। सो कब आया था ये SC/ST एक्ट? 1989 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस वाज इनैक्टेड इन. सो इट वाज इनैक्टेड इन 1955. सो ये एक्ट जर्नलिस्ट के राइट और वेलफेयर के लिए बनाया गया था। इससे पहले जर्नलिस्ट को प्रॉपर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। सो इस एक्ट ने इंश्योर किया कि जर्नलिस्ट को बेटर सैलरी मिले, लीव बेनिफिट्स मिले, वर्किंग कंडीशंस मिले, सर्विस प्रोटेक्शन मिले। ओके, सो ये एक्ट आया था आपका 1955 में। Now we will move to the next slide. What is the libel in media law? अब मीडिया लॉ में libel का मतलब हो गया written and published defamation. ओके, सो डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। डिफेमेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है लाइबल जो कि रिटन फॉर्म में हो, जो कि पब्लिश की जाए न्यूज़पेपर आर्टिकल में या मैगजीन में या रिपोर्ट में या वेबसाइट में या सोशल मीडिया पोस्ट में। ओके, एंड देन देयर इज़ द सिलेंडर जो कि स्पोकन फॉर्म में हो, टीवी डिबेट में की जाए या स्पीच में या इंटरव्यू में। ओके, now we have the next question. The Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act was enacted in 1954. सो ये एक्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करता है। लाइक जैसे मैं एग्जांपल दूं, लाइक ये जैसे कहीं जगह दावा किया जाता है कि ये मेडिसिन 2 दिन में डायबिटीज़ क्योर कर देगी। ओके, या ये प्रोडक्ट 100% गारंटेड हाइट बढ़ाता है। सो ऐसे फॉल्स क्लेम पब्लिक को मिसलीड कर सकते हैं। सो मीडिया पर्सपेक्टिव में एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन देना, पब्लिक को चीट करना नहीं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव द क्वेश्चन नंबर 25th. ASCI stand for, it stands for Advertising Standard Council of India. सो ASCI इंडिया का सेल्फ रेगुलेटरी एडवर्टाइजिंग बॉडी है। ये इंश्योर करता है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं ये ट्रुथफुल हों, डिसेंट हो, नॉन मिसलीडिंग हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। अगर कोई फेयरनेस क्लेम करे कि एक दिन में वो आपको गोरा बना देगी तो ASCI ऐसी एडवर्टाइजमेंट को मॉडिफाई या विदड्रॉ करने के लिए कह सकता है। सो ASCI जो है ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है लेकिन ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। Now the next question is, which landmark case established that prior restraint on press is presumptively unconstitutional in India? So the answer is both A and B, that is the Ramesh Thapar versus State of Madras 1950 and Brij Bhushan versus State of Delhi 1950. तो रमेश थापर और ब्रिज भूषण दोनों की बात की जाए तो प्रायर रिस्ट्रेंट का मतलब है कि पब्लिकेशन से पहले सेंसरशिप लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को डेमोक्रेसी के खिलाफ माना। सो रमेश थापर केस जो 1950 का है, कोर्ट ने कहा कि प्रेस फ्रीडम आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है। वहीं अगर ब्रिजभूषण केस की बात की जाए तो प्री सेंसरशिप को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ओके, सो प्रेस फ्रीडम के अर्लीस्ट केसेस कौन कौन से हैं? रमेश थापर एंड ब्रिजभूषण, ये आपको याद रहने चाहिए। नाउ वी हैव दी नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now we have the next question. Which article restricts freedom of speech on grounds of sovereignty, security, public order, etc.? So the answer is Article 19 to
ओके। सो आर्टिकल 19(1) ने जो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही आर्टिकल 19(2) उस फ्रीडम पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पर लग सकती हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सो इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लग सकती हैं। Then we have the next question number 28. The concept of parliamentary privilege prevents media from reporting statements that would otherwise be defamatory. ओके क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि MPs को पार्लियामेंट के अंदर बोलने की स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। इस प्रोटेक्शन को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। सो जर्नलिस्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग उनकी फेयर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 361A, ये फेयर रिपोर्टिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The question 29th is under IT Act 2000 section 66A, now struck down, dealt with, so it deals with offensive online messages. Okay, so section 66A IT Act का एक controversial section था। सो ये ऑनलाइन मैसेजेस को पनिश करता था जो ऑफेंसिव होते थे, अनोइंग होते थे, इनकन्वीनियंट माने जाते थे। सो प्रॉब्लम ये थे कि वर्ड्स की क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, इसीलिए इसका मिसयूज़ होने लगा। Now we have the next question. The Shreya Singhal case 2015 is related to, it is related to section 66A of IT Act. Okay. So 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 19(1)A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। सो इसका सही आंसर है सेक्शन 66A ऑफ IT Act. Now we'll move to the next slide. Question number 31 is the first wage board for journalists was set up under the chairmanship of Justice Bachawat. Okay, so Justice Bachawat के अंडर ये सेट किया गया था। एंड वेज बोर्ड्स जर्नलिस्ट की सैलरीज और सर्विस कंडीशंस डिसाइड करते हैं। सो यूजीसी नेट में वेज बोर्ड के चेयरपर्सन्स के नाम जो है वो स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने होंगे। सो जस्टिस बचावत जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। Now we will move to the next question. Contempt of court can be of two types, civil and the criminal. Okay, so कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट ऑर्डर की डिसोबीडियंस, एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करना। ओके, सो अब जैसे एग्जांपल दूं मैं कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करना, विटनेस को इन्फ्लुएंस करना। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच बॉडी रेगुलेट्स कंटेंट ऑन इंडियन टेलीविजन? इट्स बोथ MIB and NBDSA. So MIB stands for Ministry of Information and Broadcasting, ठीक है, ये गवर्नमेंट रेगुलेटर है। एंड NBDSA ये क्या है? ये न्यूज़ चैनल्स की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। सो इंडिया में टीवी कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल बॉडीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है? जो ये है MIB है ये गवर्नमेंट रेगुलेशन बेस्ड है, एंड NBDSA क्या है? ये सेल्फ रेगुलेशन बेस्ड है। Okay, now the next question is IPR stands for intellectual property rights. तो IPR creators को intellectual creations को protect करता है। इसमें include होते हैं आपके copyright, trademark, patent, geographical indication. So ये एक important question है। Now we'll move to the next question. Question number 35 is freedom of expression in India is subject to reasonable restrictions. Who decide reasonableness? So courts decide reasonableness, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन फाइनल डिसीजन कोर्ट्स लेती है, तो इस प्रोसेस को जुडिशली रिव्यू कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर डॉक्ट्राइन ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? सो इट ओरिजिनेटेड इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि स्पीच को तब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब वो इमीडिएट डेंजर क्रिएट करे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Question number 37 is which India can first recognize freedom of press under Article 19(1)A? So the answer is Ramesh Thapar versus State 1950 case. Okay. Question number 38 is Press Council of India is a quasi-judicial body. Its chairman is a retired judge or Supreme Court. Okay. Now question number 39. Question number 39 is under RTI Act which category of information is exempt? So cabinet papers before final decisions. Okay, and question 40th is the Cinematograph Act Amendment 2023 introduced anti-piracy provisions. Okay, now we'll move to the next slide. Question number 41, sedition के लिए क्या ज़रूरी होता है? So under IPC Act 124A sedition, the offence requires bringing hatred, contempt with tendency to incite
वॉयलेंस। सिर्फ गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म सेडिशन नहीं होती है, ठीक है, वॉयलेंस को इंसाइट करना या वॉयलेंस की टेंडेंसी क्रिएट करना, ओके, इसका आंसर है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42, विच रेगुलेटरी बॉडी हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रिंट मीडिया एथिक्स इन इंडिया। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डील करता है इससे। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43, The Hoot and Media Nama are example of, so these are the examples of media watchdog organizations, ये मीडिया को मॉनिटर करते हैं और मीडिया अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करते हैं। Now the question number 44 is, which doctrine protects journalists who publish report of parliamentary proceedings? Okay, so इसका आंसर है absolute privilege, जो privileged होते हैं। Now we'll move to the next slide. Question number 47 is, the term paid news was highlighted in India by which commission or body? So it was highlighted by Press Council of India subcommittee in 2010. And पेड न्यूज़ क्या होता है बेसिकली, लाइक जब पैसे लेके एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़ के रूप में पब्लिश करते हो बिना डिस्क्लोजर के, तो उसको हम बोलते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट। एंड ये जर्नलिज्म एथिक्स का एक सीरियस वायलेशन है, और इसको कौन देखता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सब कमेटी 2010 में जो स्टार्ट की गई थी। देन we have the next question 48, under Copyright Act 1957 fair dealing expeditions includes research, criticism, review and news reporting, क्योंकि कमर्शियल प्रॉफिट के लिए नहीं इसको यूज़ किया जाता है, इसमें रिसर्च की जाती है, ओके, क्रिटिसिज्म किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, न्यूज़ रिपोर्टिंग की जाती है। नाउ वी हैव दी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 49, the Doordarshan Code for Program Content is governed by, so it is governed by Prasar Bharati Act 1990. Then with the last question, slander is best defined as the oral or spoken defamatory statement, ठीक है, जो spoken defamation हो उसको हम slander बोलते हैं। So इस स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट्स बताए, उनके ईयर्स बताए हैं, ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। सो प्लीज़ अगर आपको MCQs समझ आए तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे, एंड डू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून्ड।